कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। पिछली क्लासेस में मैंने आपको जो है बताया कि भौतिक राशियों के बारे में और वो अदिश और सदिश होती हैं। इसके बाद मैंने दूरी और आपके विस्थापन के बारे में मैंने बताया। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ चाल और वेग के बारे में। ठीक है, चलिए, लगभग बाइक या साइकिल सभी लोग चलाए होंगे। आप देखते हैं कि अगर बाइक से आप जा रहे हैं तो कहते हैं कि एक आदमी जो है एक ही दूरी को अगर तेजी से बाइक अगर चला रहा है तो कम समय में तय कर लिया, और एक आदमी जो है धीरे धीरे बाइक उसकी चल रही है या उसकी साइकिल धीरे धीरे चल रही है तो वो उसके द्वारा लिया गया समय अधिक है। तो आप उसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि पहले वाले की चाल है अधिक थी, उसने कम समय में उसी दूरी को तय कर लिया। दूसरे वाले की चाल जो है आपकी अधिक थी, कम थी, तो जो है उसी दूरी को उसने तय करने में अधिक समय लिया तो उसकी चाल कम थी। ठीक है, और जिसने कम समय लिया उसकी चाल अधिक थी। वो इस तरीके से आपने डिफाइन कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करें कि आप चाल को किस तरीके से इस न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में आप उसे डिसाइड करोगे। ठीक है, यहाँ पर एक वस्तु है जो यहाँ से चलकर किसी भी पथ द्वारा, मैंने आपको पथ के बारे में बताया था, दूरी और विस्थापन, वो किसी पथ द्वारा जो है 1 2 3 बहुत सारे पथ दे रखे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली गई है। ठीक है, अब हम अगर चाल की बात करें तो उसकी चाल को हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? तो उसके पथ द्वारा, ये पथ मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक है, इस पथ को पकड़कर चलने में या और एक से दूसरे स्थान तक पहुंचने में उसे कुछ समय लगा। वह समय आप पालें और इसके पश्चात वो जो पथ की लंबाई उसने तय करी थी जिसे आप दूरी कहते हैं। ठीक है, तो दूरी और समय का जो अनुपात आपको मिलेगा वह कहलाएगा उस वस्तु की चाल। मान लीजिए कि यहाँ पर प्रारंभिक स्थिति में उसकी स्थिति यशवन है और वो जो है इस पथ से होता हुआ जब यहाँ तक पहुंचा तो उसकी स्थिति जो है यहाँ पर है। तो यशवन और यश2 के बीच की जो दूरी है उसे हम कैसे डिसाइड करते हैं? यश2 माइनस यश1, और दिए गए समय अंतराल कर सकते हैं t2 माइनस t1। ठीक है, तो इस दूरी और समय के अनुपात को कहेंगे उस वस्तु की चाल। लेकिन h2 माइनस h1 को हम डेल्टा s से लिख सकते हैं, t2 माइनस t1 को डेल्टा t। ठीक है, अब बात है इसके मात्रक की, क्योंकि दूरी को मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर उसमें दे सकते हैं और समय को सेकंड, समय को सेकंड में दे सकते हैं, मिनट में दे सकते हैं और घंटे में। तो इस हिसाब से आप इसके मात्रक को इस प्रकार से बना सकते हैं। अब चलिए, चाल को अगर परिभाषा के रूप में लिखना होगा तो आप उसे कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए, जब परिभाषा लिखेंगे तो परिभाषा आपको ऐसे आपको बतानी होगी। किसी वस्तु द्वारा अगर मान लीजिए जो समय अंतराल है उसे हम 1 के बराबर कर लें, कैसे लिखा कि समय अंतराल को 1 को हम कह सकते हैं एकांक बना। ठीक है, तो अगर ये एकांक हो गया तो ये चाल कैसे हम लिख सकते हैं? चाल बराबर क्या हो जाएगी? वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। मतलब कि चाल को डिसाइड करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी ही कहलाती है उस वस्तु की चाल। ठीक है, अब चलिए इसको हमने ऐसे लिख दिया। ये एक अदिश राशि होती है और ये हमेशा कैसा होगा? ग्रेटर देन शून्य। क्यों? हमने आपको पिछले क्लास में बताया कि अगर वस्तु गतिमान है तो दूरी हमेशा कैसा होता है? ग्रेटर देन शून्य। मतलब है कि दूरी कभी ऋणात्मक हो नहीं सकती। दूसरे समय की बात करें, समय भी हमेशा कैसा होगा? धनात्मक। समय कभी ऋणात्मक नहीं होगा, क्योंकि अभी कहें कि अभी 1 सेकंड हुआ। ठीक है, तो वो 1 सेकंड शून्य से बढ़कर 1 सेकंड हुआ, तो वो ऐसा थोड़ी वो पीछे चला गया, वो आगे गया। ठीक है, तो समय भी आपको कैसा होगा? धनात्मक। इसलिए चाल हमेशा कैसी राशि होती है? धनात्मक राशि, ग्रेटर देन। अब हम इस चाल को बात करें कि वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी कहलाती है वस्तु की चाल। चलिए इसको जरा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश हम करते हैं। चलिए यहाँ थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। एक आदमी जो है तेजी से चल रहा है और एक आदमी जो है थोड़ा सा उससे कम, थोड़ा स्लो चल रहा है। तो अगर हम एकांक समय को हम 1 सेकंड ही मान लें, 1 सेकंड, जो तेजी से चल रहा है वो 1 सेकंड में कुछ अधिक दूरी तय करेगा और जो धीरे चल रहा है वो 1 सेकंड में कम दूरी। ये तो आपका प्रैक्टिकली अनुभव है। मतलब एकांक समय में चली गई दूरी कहलाती है चाल। तो जो तेजी से चलेगा उसकी चाल क्या होगी? अधिक होगी, और जो धीरे से चल रहा है उसकी चाल कम होगी। यहाँ भी आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं, तेजी से चलते ही गाड़ी या आदमी या साइकिल एक ही सेकंड में अधिक दूरी तय करेगा, जो धीरे चलेगा वो कम दूरी तय करेगा। तो आप कह सकते हैं पहले वाली की चाल क्या अधिक है, दूसरे वाली की चाल कम।
ठीक है। सेकेंड आपका पॉइंट है वेलोसिटी, जिसे वेग कहते हैं। चलिए वेग कैसे जो है डिसाइड होगा, हम वेग का जो आपको बेसिकली डिसाइड करने का रूल है वो वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जो उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन और वो समय अंतराल कहलाता है उस वस्तु का जो है वेग। ठीक है, वेग हम कैसे डिफाइन, वो किसी भी पथ से होके गया, उससे मतलब नहीं, पथ जो भी हो उस पथ को तय करने में जो उसे समय लगेगा, समय और उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन का जो अनुपात होगा उसे कहेंगे उस वस्तु का वेग। देखिएगा एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत सारे जो है पथों को वो पकड़ के जा सकता है। ठीक है, और जो है इसके कारण जो है इसके द्वारा समय अलग अलग हो सकता है, लेकिन बात करें कि अगर वो एक ही स्थान पर बहुत सारे पथों को पकड़कर अगर जा रहा है तो विस्थापन कैसा होगा, समान होगा। समय अलग अलग हो जाएंगे, उस वजह से उसका वेग भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो किसी वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन और समय उस विस्थापन को तय करने में लिए गए समय का अनुपात कहलाता है उस वस्तु का वेग। ठीक है, चलिए दूरी बटे में समय का अनुपात 4 कहलाएगा, विस्थापन बटे में समय का अनुपात क्या कहलाएगा, वेग। देखिए विस्थापन हमें बताया एक सदिश राशि है, समय भले अदिश है, लेकिन इस सदिश अगर ये राशि है तो उसके कारण पूरी क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, सदिश, अर्थात ये वेग कैसी राशि होगी, सदिश राशि। चलिए इसमें जरा चाल और वेग की बात करें, इसमें क्या अंतर हम देख सकते हैं, उसमें कुछ बेसिकली अंतर है। हमने बताया चाल होती क्या है, एकांक समय में तय की गई पथ की लंबाई कहलाती है उस वस्तु की चाल। और यहाँ पर अगर हम वेग को डिसाइड करें, समय को एकांक बनाए तो एकांक समय में तय किया गया जो है वस्तु का विस्थापन कहलाएगा वस्तु का वेग। तो एकांक समय में तय विस्थापन ही कहलाएगा उस वस्तु का वेग। चलिए दूसरी बात करें कि ये जो चाल होती है वो अदिश राशि होती है और वेग कैसी राशि होती है, सदिश राशि। चाल हमेशा धनात्मक होगी, क्यों होगी, क्योंकि अभी हमने बताया है कि हमेशा ग्रेटर देन शून्य होती है, क्यों मैंने रीजन आपको बता दिया। ये जो वेग होता है ये धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया है कि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। उसी हिसाब से जब विस्थापन शून्य होगा तो चाल वेग भी आपका जो है शून्य हो जाएगा। विस्थापन आपका जो है जब धनात्मक होगा तो वेग भी धनात्मक हो जाएगा, विस्थापन जब ऋणात्मक होगा तो वेग भी ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि एक ऐसी राशि है सदिश राशि। ठीक है, उसी कारण ये धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब चलिए मैंने प्रैक्टिकली आपको बता दिया कि जो है ये चाल और आप जो है कैसे चाल को जो है डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद आपका अगला पॉइंट है औसत चाल के बारे में, एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज स्पीड इसे कहते हैं, वेलोसिटी तो इनको बोलेंगे वेग। ठीक है, औसत चाल किसे कहते हैं। अब देखिएगा अगर आप साइकिल चलाते तो कोई जरूरी नहीं कि जो है हमेशा एक समान पैडल मारते, कभी ऐसा आता है कि ब्रेकर आ गया या गड्ढा आ गया या कहीं खाली रोड है तो आप बहुत तेजी से चल रहे हैं। मतलब ये कि आप जो है देख सकते हैं कि भिन्न भिन्न दूरियों को तय करने में कहने का मतलब आप अलग अलग समय तो ले सकते हैं। लेकिन अगर बात करी जाए कि अगर आपको एक स्थान से गंतव्य स्थान से किसी दूसरे स्थान तक आपको जो है आपके जो फाइनल डेस्टिनेशन तक आपको यहाँ पे पहुंचना है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि विभिन्न डायवर्जेंस या किसी और की वजह से सब अलग अलग समय अंतरालों में आप अलग अलग दूरियों को तय कर रहे हैं। मतलब है कि अलग अलग समय अंतराल में आपकी चाल की क्या होगी, कहने का मतलब अलग अलग है। लेकिन अगर बात करें औसतन एवरेज, अगर एक निश्चित समान चाल से वह एक निश्चित समान चाल जिससे आप चलें तो उतना ही समय अंतराल में टोटल आप उतनी ही दूरी तय करें तो वह कहलाती है वस्तु की औसत चाल। मतलब कहने का तात्पर्य कि आप S1 में S1 दूरी T1, S2 दूरी T2, S3 दूरी T3 समय में तय कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि हम एक ऐसी निश्चित चाल से चलें कि हम T1 प्लस T2 प्लस T3 समय अंतराल में S1 प्लस S2 प्लस S3 दूरी को तय कर रहे हैं और वो चाल कैसी होनी चाहिए, एक समान, तो उस एक समान चाल को कहेंगे हम औसत चाल। और औसत चाल तब हम कैसे डिफाइन करेंगे, वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी और इस कुल दूरी को तय करने में लिया गया कुल समय, ये कहलाता है वस्तु की औसत चाल। ठीक है, क्योंकि देखिएगा उस समय में काम क्या होगा, वह कुल तय की गई दूरी भी जो है समान होगी, जो अलग अलग दूरियां अलग अलग समय अंतराल को तय कर रहे हैं और वो लिया गया समय भी क्या होगा, समय जो है ये T1 प्लस T2 प्लस T3 इसके द्वारा लिया गया कुल समय भी समान होगा। तो कुल दूरी और कुल समय का जब अनुपात लेंगे तो हमें एक निश्चित चाल मिलेगी, वह होगी निश्चित चाल को हम कहेंगे उस वस्तु की औसत चाल। ठीक है, तो देखिए चाल की बात करें, इसके मात्रक भी आगे समान होंगे।
ठीक है, तो ये औसत चाल होगी। नेक्स्ट आपका है सापेक्ष चाल। अब जरा हम सापेक्ष चाल की बात कर रहे हैं। आप कभी गाड़ी से चल रहे हैं और सामने से भी गाड़ी आ रही है, तो आपको लगता है कि जब दोनों एक दूसरे से पास से जब गुजरते हैं तो ऐसा लगता है कि वो सामने वाला जो आदमी हमसे बगल से गुजर रहा है बहुत तेजी से जा रहा है, ठीक है। लेकिन फिर मान लीजिए अगर एज्यूम करिए आपने उससे कह दिया है सामने वाले से कि वो हमारे आप जो है गाड़ी से आइए और आप 60 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चलिएगा और आप भी 60 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चले, लेकिन जब दोनों एक दूसरे से पास से गुजरेंगे तो आपको लगेगा वो 60 ही नहीं 60 से बहुत ज्यादा स्पीड से वो जो है हमारे बगल से गुजर रहा है। लेकिन क्या एक्चुअली में देखा जाए तो क्या उसकी स्पीड 60 से ज्यादा थी? नहीं। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो है आप भी गतिमान है, वो सामने वाला भी आपके जो है जस्ट विपरीत जो है आप देखिए, ये विपरीत की बात नहीं, वो किसी दिशा में हो रहा है, लेकिन आपको समझने के लिए स्टार्टिंग इसलिए हम विपरीत दिशा को प्रैक्टिकल जो आप जो है देख सकते हैं उसकी मैं बात करता हूँ, ठीक है। देखिए आप भी गतिमान है और आपके जो आपका साथी है वो भी गतिमान है, ठीक है। तो आपके सापेक्ष आपके दोस्त का जो वेग आपको जो प्रतीत होगा, आप अपने सापेक्ष आपके दोस्त के जो वेग को आप प्रतीत करेंगे या आप जो समझ पाएंगे या आपको जो अनुभव होगा वह चाल कहलाएगी आपके सापेक्ष आपके दोस्त की चाल। यानी एक वस्तु के अगर दो वस्तुएं गतिमान हैं तो एक वस्तु के सापेक्ष दूसरे वस्तु की चाल कहलाती है इस वस्तु की औसत सापेक्ष चाल, यानी पहले वस्तु के सापेक्ष दूसरे वस्तु की चाल। सापेक्ष का मतलब होता है दो गतिमान अगर वस्तुएं हैं तो एक गतिमान वस्तु जो है दूसरे वस्तु की चाल को जो है निर्धारित रूप देती है या जो बताती है वह कहलाती है उस वस्तु की सापेक्ष चाल। तो ये हो गया सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल में आप देखेंगे कि अगर ये दोनों वस्तुएं विपरीत दिशा में अगर चल रही हैं तो जो पहले वस्तु के सापेक्ष जो दूसरी वस्तु की वेग चाल आएगी वो होगी v1 प्लस v2। अब ध्यान रखिए अगर ये दोनों एक ही दिशा में चले, आप भी और ये भी, मान लीजिए ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आप चल रहे हैं और आपका दोस्त 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब देखिएगा यहाँ पर दोनों कैसे हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए अगर इनके सापेक्ष चाल की बात करें, सापेक्ष चाल, देखिए यहाँ पे दिशा का भी रोल होता है, वो दिशा का रोल अभी आपको बताया नहीं गया है, वो आपको 11th में जब पढ़ेंगे तो दिशा के साथ इस चीज को बताया जाए कि कैसे यहाँ पर ये चीजें हो गई। तो यहाँ पर अगर आप देखें या आपका दोस्त देगा कि अपने सापेक्ष जो है आपकी या हमारी चाल की बात करें तो वो जो बताएगा तो वो इस तरीके से लिखेंगे कि 60 माइनस 50। या कभी आप बस से चल रहे हैं, एक बस जो है दूसरे को कवर कर रही है या दूसरे के सामने से या बगल से गुजर रही है, आप बस में बैठे हैं, आपका जो सामने से जो बस जा रही है आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपको बस जो है हमारे सापेक्ष कैसे धीरे धीरे चल रही है। क्या एक्चुअली में वो धीरे धीरे चल रही है? धीरे धीरे नहीं, वो होता है आपके सापेक्ष जो है दूसरे वाले बस की चाल। और यहाँ पर ये दोनों लोग गतिमान हैं तो ये आपका दोस्त ये आप 60 किलोमीटर है, ये 85 किलोमीटर चल रहे हैं। तो अगर मान लीजिए हम हैं, ये हमारा दोस्त है, तो हम बताएंगे कि हमारे सापेक्ष हमारे दोस्त की चाल क्या हमें प्रतीत होगी, तो वो कैसे होगी 60 माइनस 50 बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो अब देखिए अब यहाँ पर वह अगर विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो आपको आपके दोस्त की चाल कैसे प्रतीत होगी, मान लीजिए 60 और 50 तो कितना होगा 110 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये दोनों आपके प्रैक्टिकली अनुभव हैं। तो इसे कहते हैं सापेक्ष। सापेक्ष का मतलब है कि दो गतिमान वस्तुएं हैं तो एक गतिमान वस्तु के सापेक्ष दूसरे की जो चाल बताई जाती है वो कहलाते हैं पहले के सापेक्ष दूसरे की चाल। नेक्स्ट इसके बाद है निरपेक्ष चाल। निरपेक्ष का क्या मतलब होता है? देखिए निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि अगर दो वस्तुएं हैं, एक यहाँ है एक यहाँ है, इन दोनों में से अगर एक वस्तु स्थिर है और दूसरी गतिमान है, तो अगर किसी वस्तु की गति या स्थिति को स्थिर वस्तु के सापेक्ष यदि हम बताते हैं, मान लीजिए हम ही हैं, हम यहाँ स्थिर हैं, हमारे सामने से बस गुजरी तो हम स्थिर हैं और बस गतिमान है, तो हम स्थिर हैं और उस गतिमान जो बस है अगर हम उसकी चाल को बताते हैं, ठीक है, तो हम स्थिर हुए और वो दूसरी वस्तु क्या गतिमान। तो स्थिर वस्तु के सापेक्ष जो है यदि हम किसी गतिमान वस्तु के बारे में या उसकी चाल को बताते हैं तो स्थिर वस्तु के सापेक्ष गतिमान वस्तु की चाल कहलाएगी निरपेक्ष चाल। तो इस तरीके से आपने जाना निरपेक्ष चाल के बारे में, सापेक्ष चाल के बारे में, औसत चाल के बारे में और चाल और वेग के बारे में और इसके अंतर के बारे में। तो आप इसे ध्यान से पढ़िए और इन सब चीजों को अगर आप पढ़ रहे हैं इसके बारे में जो चीजें नहीं समझ में आ रही आप चैनल पे कमेंट्स करिए, मैं आपके जवाब को देने की और संतुष्ट करने की आपको पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद।